हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन लेकर आए हूँ आपके लिए। जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बेसिकली क्लास फोर्थ के जो JKSSB के एग्ज़ाम हुए थे उससे रिलेटेड है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मुझे 10 घंटे के अंदर अंदर 100+ मुझे कमेंट्स आ गए। काफ़ी सारी डाउट्स हैं कैंडिडेट्स की। उन कैंडिडेट्स की मैंने डाउट्स जो मुझे लगी तो कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कॉमन जो कमेंट्स हैं, आपको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है मे भी इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आपने अपने क्वेश्चंस फिर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना और आपको आंसर करने की नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं। पहले मैं एक बार बता दूं, आपको दिखा दूं क्या क्या स्लाइड लेकर आया हूं आपके लिए, क्या क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो एक बार सारी स्लाइड्स आप देख लो। सबसे पहले स्लाइड्स में देखो, ये सारे कमेंट्स लेकर आया हूं, उनके आंसर भी किए हुए हैं। कुछ मैं ऑरली आंसर करूंगा, है ना। तो काफ़ी सारे जो डाउट्स थे तो मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और विद प्रूफ लाया हूँ, जो कि नोटिफिकेशन में JKSSB ने बोला हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे आपको रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, SK मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को फटाक से शेयर कर दो। तो पहला कमेंट लिखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का क्वेश्चन क्या है, ये कट ऑफ पॉइंट में है या रा स्कोर में। देखिए, आपको याद होगा मैंने इससे तीसरी सबसे पहले जो वीडियो कट ऑफ की डाली थी, पहले तो मैं फर्स्ट वीडियो मैंने कट ऑफ की डाली हुई है। सेकंड वीडियो मैंने बताया है कि कट ऑफ किस तरह से बनाया जाएगा, जो पॉइंट सिस्टम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल और यूटी लेवल की मार्किंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से मेरिट बनेगा। सेकंड वीडियो में मैंने ये बताया था। उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये कैंडिडेट का कौन सी वीडियो के नीचे कमेंट है, फर्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ की बात की थी। जिन कैंडिडेट ने कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लो। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो वो ये इनका आंसर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट जी का आंसर मैं अगर करूं तो इस उनका आंसर क्या आ जाएगा। इन्होंने पूछा कि ये जो आपने कट ऑफ बताया जी रॉ स्कोर के बेस्ड के ऊपर है जब पॉइंट में है। तो मैंने आपको याद होगा सेकंड वीडियो में ही मैंने बता दिया था, जो मैंने कट ऑफ बनाया वो किसके बेस्ड के ऊपर है, इट इज़ ऑन रॉ स्कोर। किसके बेस्ड पे बताया था मैंने कट ऑफ आपको, रॉ स्कोर। और मैंने सेकंड वीडियो में ये भी समझाया था कि आपके जो रॉ स्कोर है, यानी कि जो रिटन टेस्ट है वही गेम खेलेगा सही वाली, वही आपका रिटन टेस्ट ही डिसाइड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी है। बस कुछ 1-2% ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, जो इतनी सारी रिजर्वेशंस दी हुई हैं। नहीं तो मैक्सिमम सभी कैंडिडेट को सेम पॉइंट मिलने हैं। अगर आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं तो दूसरे कैंडिडेट को भी 5 पॉइंट मिलेंगे, अगले कैंडिडेट को भी 5 और उसके अगले भी 5। तो ये सेम फ़ायदा मिलना था सभी को, तो वो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। नेक्स्ट है अमन पठानिया जी का क्वेश्चन, प्लीज़ बताना सर। अब पता नहीं क्या बताना, हाँ ये क्वेश्चन है इनका बेसिकली, सर कैजुअल वर्कर एंगेज्ड कैसे और कैसे बनेंगे। अच्छा, इनका क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा, ठीक है। ये मैंने देखो स्टार मार्क कर दिया इस क्वेश्चन को। ये मैंने इसका आंसर बिल्कुल एंड में करना है, क्योंकि और भी बहुत सारे कैंडिडेट के इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, मिलते जुलते। इसलिए कंपाइल करके मैंने एक क्वेश्चन उनको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इनका क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जी का एक और क्वेश्चन आया है। स्टार्टिंग में एक पहले क्वेश्चन था, इन्होंने दूसरी वीडियो देखी, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरी हुई है या डिवीज़न प्रेफरेंस भरी हुई है। ये तो समझ आ गया, पर कहाँ भरी है फॉर्म में ये समझ नहीं आ रहा। पूरा फॉर्म देख लिया, नहीं समझ आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट की है या डिवीज़न। अच्छा, देखिए इनकी जो बेसिकली डाउट थी ना, इनकी डाउट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो डाउट आई है, बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि सर मैंने पूरा फॉर्म देख लिया पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैंने कहाँ पे प्रेफरेंस किसकी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भरी थी, कौन सी डिवीज़न की प्रेफरेंस भरी थी, या यूटी में फॉर्म लगाया था, ये समझ ही नहीं आ रही मुझे। इनकी बेसिकली क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये है। अगर मैं सही हूँ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्या मैंने आपके क्वेश्चन को सही समझा कि या गलत, ठीक। तो आपका आंसर जो है, अगर आपने सेकंड वीडियो जो मेरी थी उसको अगर आपने ध्यान से देखा था तो मैंने थर्ड पॉइंट स्टार्टिंग में वीडियो में थर्ड पॉइंट आपको बताया था, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शॉल बी कॉल्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर कैडर एज वेल एज डिपार्टमेंट आइदर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एट लेटर स्टेज। एक्चुअली आपने जो फॉर्म मैंने
अपने रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका मैंने फॉर्म चेक किया तो मुझे वहाँ पे सच में कोई भी प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं मिला है। इसका मतलब ये बनता है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी थी, तो मीन्स वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मांगी थी, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका जो प्रेफरेंस भरवाई जाएगी वो बाद में भरवाई जाएगी। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपको मे बी ऑफलाइन वहाँ जाके आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी पड़े, मे भी आपके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ऑन कर दिया जाए, वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। वो डिपेंड करता है जेकेएसएसबी के ऊपर, उनकी हेडेक है कि उनको प्रेफरेंस कैसे लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे वो ऑफलाइन ले। लेकिन आपको इतना क्लैरिटी है फिलहाल के लिए कि आपने अभी तक प्रेफरेंस नहीं भरी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो बाहर से किसी से भरवा लेते हैं, उस समय तो उनको इतना आइडिया नहीं होता। जब आपका चांसेस हो जाते हैं कि सिलेक्शन होने के, फिर आपको टेंशन बढ़ जाती है कि भाई मैंने कौन सी प्रेफरेंस भरी थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ये सारे आंसर मेरे ख्याल से आपको हेल्पफुल होंगे। विपुल जसरोटिया जी का क्वेश्चन है, सर अगर मैरिड हो, उनके हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हो तो कुछ बेनिफिट होगा क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी की एडवाइस भी ली है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा जुडिशियल हो जाता है, पर नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मैं आपको इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। विपुल जसरोटिया जी, देखिए एक्चुअली आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला हुआ है फैमिली में आपका कोई भी अनएम्प्लॉयड होगा, कोई भी मीन्स जितने भी फैमिली मेम्बर है उसमें से सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इन्होंने डिफाइन भी किया होगा कि फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली का मतलब नोटिफिकेशन में क्या डिफाइन किया गया है, फैमिली में आपके ब्रदर आएगा, सिस्टर आएंगे, जहाँ पेरेंट्स आएंगे। तो मीन्स आपका इसका मतलब ये हो रहा होगा कि आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो उनमें से कोई एम्प्लॉयड होगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, जब किसी की मैरिज हो जाती है, मैंने किसी से एडवाइस ली तो मेरे अकॉर्डिंग अब देखो क्या होता है, अगर जब किसी की मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनके पास कि उनकी मैरिज हो गया, अब वो पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट है ना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब उनको अपने घर चलाना है, अलग से अपनी फैमिली देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड को देख के ही कंसीडर किया जाएगा आपको बेनिफिट देना है कि नहीं देना, इस चीज़ को देखा जाएगा। देखिए आपको इसका आंसर अगर मैं सही बताऊं तो मेरे अगर मैं आपको गाइड करूं तो सबसे पहले आपको जेकेएसएसबी से इसका क्वेश्चन करना चाहिए। आप वहां पे जाओ, उनको पूछो। अगर आपको वहां पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो एक लीगल एडवाइस लो, कोई एडवोकेट को पकड़ो, उनसे एक लीगल एडवाइस लो, उनसे पूछो क्या आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तभी आपको सही उपाय पता चलेगा। मैंने तो आपको दोनों पहलू समझा दिए, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिए, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आपके ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, इनमें से अगर कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयड वाला बेनिफिट मिल सकता है, 5 पॉइंट्स वाला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन मैरिज हो जाती है तो इस चीज़ को बेसिकली बताया नहीं गया है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा नहीं है, तो ये लीगल काम हो जाता है। तो जेकेएसएसबी अगर ऐसे ही आपको आराम से बेनिफिट दे देती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है मेरी सिलेक्शन हो रही है तो इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से मेरी सिलेक्शन रुक रही है, तो आप एक लीगल एडवाइस ले सकते हो एडवोकेट से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। मिसबा मुगल जी का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर ए नाइस लेक्चर। अच्छा देखिए, आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम हो चुका है, नो डाउट। आपके आने वाले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एक कैंडिडेट के ये भी कमेंट आया था तो मैंने सोचा चलो अपनी एडवर्टाइजमेंट ही कर लें। तो आपको पता है जेकेएसएसबी के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और भी नोटिफिकेशंस आने वाली हैं। तो मैंने परसेंटेज पढ़ा दी है अपने चैनल पे, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई है, और आपने अगर जिन्होंने इनको पढ़ा होगा उनको बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि परसेंटेज आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, और किस तरह से उसको विद इन 30 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड आपने सॉल्व करना था। इन वीडियो में मैंने 5 लेक्चर दिए हुए हैं, 5 लेक्चर में मैंने सब सिखाया हुआ है। जिन्होंने इन लेक्चर्स को अटेंड किया था उनको बेनिफिट हो चुका है। आपने अगर आने वाले एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना है, अगर आने वाले एग्ज़ाम्स को करना है तो इस सीरीज़ को जाके देखो। और भी मैं आपके लिए साइंस की सीरीज़ लाने वाला हूँ पढ़ाने के लिए। दूसरी मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए मैथमेटिक्स की और साइंस की।
इन दोनों चीज़ों को मैं आपके लिए कवर करूँगा। आप सोच रहे हो कि सर आप किस बिहाफ पे पढ़ा रहे हो, क्या आप एलिजिबल हो इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, यस आई एम एलिजिबल। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका आरआरबी जेई हो, चाहे वो आपका जेकेएस पीडीसी हो, वो भी जेई का, जकार्डा का एग्ज़ाम हो। काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं 3 साल से नियर अबाउट 3.5 ईयर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। वो अलग बात है कि जो अपॉइंटमेंट है वो रुक जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कारण अदरवाइज़ मैंने भी इवन दोस्त पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी मेरा क्वालिफाई किया हुआ है मैंने एग्ज़ाम, तो वो भी आपको पता ही है, विद हेल्ड अभी फ़िलहाल पोस्ट है। तो चलिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिलाल अहमद जी का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बेसिकली मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, बीच में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। सर हैंडीकैप की कैटेगरी नहीं बताई है आपने, बोलते हैं उनका कोटा ही अलग होता है, फिर फिजिकल फिटनेस को उनका हक कोई डिसेबिलिटी का पढ़ना में थोड़ी। देखो इसमें से मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। मैंने इस स्टेटमेंट से वो जो कंक्लूड किया है मैं वो समझा देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ जो आपने लिखा हुआ है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या किसी को ये वाली उनकी कमेंट समझ आ गई है तो उनको आंसर भी कर देना, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि बिलाल जी आप कह रहे हो कि जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ तक ये लग रहा है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि कुछ जगह पे आपने लिखा है मिलता है, कुछ जगह पे आपने लिखा है नहीं मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कह रहे हो उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं उनको बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए बाकायदा सेपरेट लिस्ट आएगी जो कि स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनका जो मेरिट होगा वो कम जाएगा, है ना, बाकियों से उनका मेरिट कम जाएगा डेफिनेटली। सिद्धार्थ शर्मा जी, फिर तो ऐसे मार्क्स कम बन रहे हैं ऐसा करने से, जैसे 60 से 48। तो बिल्कुल सही है सिद्धार्थ जी, ये तो आप सिर्फ आपके साथ नहीं होना है। देखो कुछ कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का समझ नहीं आई होगी क्या मतलब है। ये मैंने सेकंड वीडियो में डिटेल में समझाया था। क्या समझाया था कि जैसे यूटी हो, यूटी में आपको डिस्ट्रिक्ट जहाँ अपने होम जोन, होम डिवीज़न की और होम डिस्ट्रिक्ट के बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको तब बेनिफिट मिल जाएगा किसका, होम डिवीज़न का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अगर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म लगाया है तो डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टें ले रहे हो आप तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कितने पॉइंट्स का, 10 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 10 पॉइंट का। तो मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई थी कि आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का, यूटी के केस में, अगर यूटी में आप जो आपने पोस्टें अप्लाई की हैं अगर यूटी लेवल पे की हैं तो आपको जो रिटन टेस्ट का जो आपकी परसेंटेज जो वेटेज दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 80% दी जाएगी, ठीक है। आई थिंक सॉरी 85 दी जाएगी। डिवीज़न की बात करनी हो तो कितनी दी जाएगी, 80% की, और डिस्ट्रिक्ट में कितनी दी जाएगी, 75% की, ठीक है। मैंने इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैंने तरीका बताया था किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको क्या, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 60, तो आपको क्या करना था, 60 को मल्टीप्लाई करना था 0.75 से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 48। इस तरह से मैंने आपको बताया था। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन यानी कि आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो मीन्स जो 60 नंबर लेकर आया 100 में से रिटन टेस्ट में, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर कम्पीट कर रहा है तो उसको सिर्फ 100 आउट ऑफ 48 ही मिलेंगे। बिलाल जी सॉरी सिद्धार्थ जी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा होगा। आपके जो कैंडिडेट 100 मार्क्स से लेकर आया होगा ना तो उसको सिर्फ 75 मार्क्स ही मिलेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जिनको इस बात का समझ नहीं आई तो पहले जाके आप सेकंड वीडियो देखो, फिर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बिलाल जी का मैंने जो मुझे समझ नहीं आया था मैंने एक जूम पार्ट में, है ना, अच्छा से जूम किया हुआ है, तो आप पढ़ लेना। अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इनका आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमर पठान जी का क्वेश्चन है, सर मैंने जो फॉर्म ऑनलाइन किया था अगर उसको फिर से देखना हो क्या बड़ा है तो कैसे देख सकते हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके जी, मैंने आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर है आपका। आपने बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है, जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इसको ध्यान से सुन सकते हैं। इनका ये क्वेश्चन था कि सर मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो अब मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से लाऊं ताकि मैं पढ़ सकूं उसके ऊपर से कि मैंने कहाँ पे क्या फिल किया है, मुझे पता चल सके। तो उसके लिए आपने ये वाली जो मैंने साइट लिखी हुई है यहाँ पे,
इसको डिक्टो आपने क्या करना है, कॉपी करो, नहीं तो मैं इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको डिक्टो सेम यहाँ से नोट डाउन करके अपने यूआरएल में ऐड करो और सर्च करो, तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। उस इंटरफेस को ऊपर क्लिक करना, अपने पासवर्ड और आईडी डालना, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कुमार शर्मा जी का, माय फादर एक्स सर्विसमैन, क्या 5 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से भी बता देता हूँ। ये उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलते हैं जिनके पेरेंट्स, कोई भी फैमिली में से जितने भी फैमिली मेम्बर है वो क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, उन्हीं को मिलते हैं। आपके फादर तो एक्स सर्विसमैन है, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनको तो पेंशन भी मिल रही है, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, कैजुअल वर्कर में निशा जंगराल जी का क्वेश्चन है, कैजुअल वर्कर में कैसे फॉल कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट जॉब एक्स्ट्रा। सारिक भट्ट जी का क्वेश्चन है, सर 48.5 ओपन मैरिड विद नॉन एम्प्लॉयमेंट चांस। देखिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखो। मैंने एक्चुअली उसमें बताया था तुम लोगों को कि मैंने रॉ मार्क्स के ऊपर ही वो कट ऑफ निकाला हुआ है। एक्चुअली ये जो आप नॉन एम्प्लॉयमेंट का अगर देख रहे हो, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया, आप क्या करो, 48 है मार्क्स आपके और आपके नॉन एम्प्लॉयमेंट वाला चांस बन रहा है, तो आपको बेनिफिट थोड़ा सा एज मिल रहा है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करके फ़िलहाल नहीं बता सकता, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि कितने बच्चों ने फॉर्म लगाया जो जिनके पेरेंट्स नॉन एम्प्लॉयड थे, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी जो कहानी है वो रॉ स्कोर ही डिसाइड करेंगे। अगर आपके रॉ स्कोर अच्छा है तो आपको बेनिफिट है या नहीं है, आप वैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे। फिर भी आपके पास थोड़ा सा एज है, तो मे बी आपका चांसेस बन जाएं, ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैजुअल वर्कर वाली, और स्टार्टिंग में मैंने आपको याद होगा एक स्टार मार्क किया था, ये देखिए है ना इनका, तो इनका और जो लास्ट क्वेश्चन है उनको सेम क्वेश्चंस को मैं एक ही कैटेगरी में अब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेसिकली क्या आंसर है। तो कैजुअल वर्कर में कैसे फॉल कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट जॉब एक्स्ट्रा। देखियो कैजुअल वर्कर की अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूँ, एक्चुअली कैजुअल वर्कर का मतलब क्या है, तो देखो कैजुअल वर्कर का मतलब क्या है, आगे बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो में बने रहना, बहुत सारी बातें बताऊँगा मैं अब यहाँ पे आपको। पहले देखो कैजुअल वर्कर का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो कैजुअल वर्कर वो वर्कर्स होते हैं जिनको अपने नेक्स्ट डे के वर्क के बारे में पता ही नहीं होता है कि उनको कितने घंटे काम मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, है ना, कुछ गारंटी नहीं है उनके वह काम की, तो एक्चुअल स्टेटमेंट ये हो जाती है। लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक कैजुअल वर्कर कौन है, कैजुअल वर्कर वो हैं जो क्या है, वर्किंग एज ए डेली रेटेड वर्कर्स ਜਾਂ एंगेज थ्रू हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड ਜਾਂ लोकल फंड ਜਾਂ एडहॉक ਜਾਂ कॉन्ट्रैक्चुअल ਜਾਂ कंसोलिडेटेड वर्कर्स। बेसिकली यहाँ पे डेली वेजेस की काम बात हो रही है, या वो कैंडिडेट या वो पर्सन्स जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के साथ जुड़े होते हैं, या लोकल फंड के साथ जुड़े होते हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या एडहॉक या कंसोलिडेटेड वर्कर्स होते हैं, उन्हीं अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आप किसके अंडर आ जाओगे, कैजुअल वर्कर के अंडर आ जाओगे। इतनी सी बात नहीं है, आपको मैंने सेकंड जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, टेबल दिखाया था, देखिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कैजुअल वर्कर सिर्फ कैजुअल वर्कर होने का इतनी बात नहीं है, ये कैजुअल वर्कर ने अपने उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ 5 या 5 साल से ज़्यादा काम किया होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेगुलर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे होने चाहिए। दूसरी बात, उनको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें सर्टिफिकेट या कैसे प्रूव करेंगे कि हम कैजुअल वर्कर हैं कि नहीं है, तो उसका भी आंसर कर देता हूँ मैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही होगी, वेजेस मिल रहे होंगे, तो आपको प्रूफ देना है। कैसा प्रूफ देना है, इन टर्म्स ऑफ वेजेस फॉर ए मिनिमम 5 ईयर। आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो आपको जो वेजेस मिलते थे, है ना, जो वेजेस मिलते थे 5 साल के लिए, आपने उसको एज ए प्रूफ वहाँ से लेना है उनसे रिटर्न में। तो उस जो आपको रिटर्न में जो आपको लिख के देगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको काउंटर साइन भी लगाना है, करवाना है। किनका करवाना है आपको, डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिसर वेयर द कैंडिडेट हैज़ वर्क, जहाँ तो डिस्ट्रिक्ट, जहाँ तो उस डिवीज़न के
हेड ऑफ ऑफिसर से, उन ऑफिसर से आपको वहाँ से काउंटर साइन भी करवाना है जो सर्टिफिकेट जहाँ पे आप काम करते हो। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में एज ए डेली वेजर काम कर रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में एज ए डेली वेजर काम कर रहे हो, आपको हॉस्पिटल में अगर आपने 5 साल काम किया है एज ए डेली वेजर, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ जी हमने इनको 5 साल इन्होंने काम किया है, वेजेस ली हुई हैं जहाँ से 5 साल के लिए। फिर जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसको काउंटर साइन करवाओगे, कहाँ से, कहाँ किन से काउंटर साइन करवाओगे, जहाँ तो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ ऑफिस या डिवीजनल हेड ऑफ ऑफिस, वहाँ से आप इसको साइन करवा के इसको सबमिट करवाना होगा जब वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी और डाउट्स क्लियर करते हैं आपकी। देखिए एक ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सर कि ये जो आपके अनएम्प्लॉयड है ना, यहाँ पे क्वेश्चन था ना एक कैंडिडेट का कि सर ये अनएम्प्लॉयड कौन है, काफ़ी सारे इस कैंडिडेट की इसके लिए प्रॉब्लम आई थी, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि, है ना, मैंने देखा था क्वेश्चन आया था आप लोगों का, क्वेश्चन क्या था कि सर कैसे पता चलेगा, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। तो पहली बात हम यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर ऑल दोज कैंडिडेट हु अवेल बेनिफिट ऑफ हैविंग नो फैमिली मेम्बर। देखिए मैंने आपके लिए अच्छे से लिखा है, फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अवेल बेनिफिट ऑफ नो फैमिली मेम्बर इन गवर्नमेंट जॉब, उनको, अब ये गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर मेरे पापा एक्स सर्विस मैन है, मेरे पापा रिटायर्ड हो गए हैं यहाँ से वहाँ से, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब अब ये नॉन अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस में क्या आ सकते हैं, PSUs, बोर्ड्स, ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है, ये सारी, और जो कि किनके द्वारा, इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, किनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये इनके अंदर कोई अगर फॉल नहीं करता है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलवाएगा, ठीक है। अच्छा, द क्लेम विल बी वेरीफाइड। अब इसके लिए क्लेम जो वेरीफाई किया जाएगा और ऑथेंटिकेट किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, SDM से। इट विल बी वेरीफाइड बाय किसके द्वारा, SDM ऑफ द कंसर्न जुडिशन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, जब आपको आप मीन्स आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जब वो वेरीफाई करेंगे तो कहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपको यही माइंड में आ रहा था कि हमें कैसे प्रूफ करें कि हमारी फैमिली में सारे के सारे अनएम्प्लॉयड है, तो ये वो खुद करेंगे। कहाँ से करेंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिस, SDM ऑफिस से वो वेरीफाई करवा लेंगे। तो आई होप आपकी ये भी डाउट क्लियर हो गई होगी। आपको कोई सर्टिफिकेट फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आना है, वो खुद वेरीफाई करवा लेंगे SDM से। इन केस फ्यूचर में वो कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा, मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूँ। अगर आपकी फैमिली में कोई 11 या 12th क्लास में पढ़ता है तो उनके लिए भी मैंने लेक्चर्स 11th क्लास के लिए फिज़िक्स सब्जेक्ट के लेक्चर्स डाले हुए हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने की अभी मैं लेक्चर्स अपलोड करने लगूँगा, तो आपने इस चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम्युनिटी चैनल पे मैं आपके लिए MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस डालता रहता हूँ जनरल अवेयरनेस के, उनको भी आप अटैम्प्ट करते रहो। तो 12 घंटे या 10 घंटे के बाद मैं उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि सही आंसर क्या है। तो उस कम्युनिटी में भी आपने जाना है मेरी चैनल की, वहाँ पे आप आंसर करते रहिया करो, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका पढ़ने में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल के बारे में बताओ सारे फ्रेंड्स को, वीडियो को लाइक करो, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं अगर मुझे लगेगा कि सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ लेकर आनी है तो मैं सेकंड भी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी आपकी डाउट्स होंगी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं आपको यहाँ भी एक बार बता देता हूँ कि ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई जहाँ पे JKSSB का मेंबर नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कहूँगा तो वो सही है, लेकिन जितनी भी मैंने यहाँ पे बातें की वो बिल्कुल सही है। जो नोटिफिकेशन में लिखी है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बोला, अपने से कुछ नहीं बोला, फालतू की कोई चीज़ नहीं बोली है, ठीक है। तो सिर्फ कट ऑफ का है कि कट ऑफ आपका ऊपर भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे जो बातें मैंने आपको बोली वो सारी सही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।